हेलो स्टूडेंट। हम एक माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने से पहले सर्वप्रथम उसका एक इंट्रोडक्शन ग्रहण करना चाह रहे हैं कि किस प्रकार हमारे वैज्ञानिकों ने कम संसाधनों के मध्य भी अच्छे से अच्छे हमारे लिए डिस्कवरीज करी और जिसके आधार पे आज हम विभिन्न प्रकार के टीकों को डेवलप करने में सक्षम हुए। क्योंकि आज जैसे ही आपको पता है कोई बच्चे का जन्म होता है तो हर देश में एक टीकाकरण पद्धति अपनाई हुई है और एक कार्ड दिया जाता है जिसमें आवश्यक टीके उस बच्चे को लगाए जाने होते हैं। लेकिन इस सफलतम वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसको आज हम एक अपने पुराने जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करके प्राप्त होगा। देखो बच्चों, ये तो आपको पता ही है कि सभी स्थानों पर आपके बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। इनको अपन नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें किसी अच्छे माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो देखा जाए तो माइक्रोबायोलॉजी की शुरुआत तब हुई जब हमारी माइक्रोस्कोपी में डेवलपमेंट प्रारंभ हुआ और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ तो सेल बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में एकदम से यूँ माने कि नए रिवॉल्यूशंस आ गए और विभिन्न प्रकार की खोज हुई, डिस्कवरीज हुई, जिसके आधार पे आज मानव जीवन सफल हो पाया। पुरातन काल में ये माना जाता था कि सजीवों की उत्पत्ति अजैविक वस्तुओं से होती है। इस मत को एबायोजेनेसिस कहते हैं या स्वतः जनन स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहते हैं। इस मत के मुख्य समर्थक अरस्तु थे, अरस्तु और वॉन हेलमंट। इन लोगों ने स्वतः जनन सिद्धांत की एक परिकल्पना कर रखी थी कि यदि कहीं मांस को आप सड़ने दें तो उसमें मक्खी के लार्वा उत्पन्न हो जाते हैं और पानी के आसपास जब कीचड़ होता है तो वहाँ पे मछलियाँ उत्पन्न होने लग जाती हैं। और यदि आप किसी स्थान पर पुराने कपड़े और कुछ टूटा फूटा सामान रख दें तो वहाँ पे मच्छर और खटमल आदि उत्पन्न होने लगते हैं। तो इनका ये सिद्धांत था कि ऐसे जीव स्वतः उत्पन्न होते हैं और इनकी उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से होती है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को हम माइक्रोबायोलॉजी का पितामह मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा था और उन्होंने 160 से 300 गुना आवर्धन वाले सूक्ष्मदर्शियों का निर्माण किया और उन माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने पानी के अंदर, दांत के मैल में आरबीसीज, सीमन के अंदर स्पर्म्स, इन कोशिकाओं को देखा। और देखा जाए तो हम आज भी एक लिविंग सेल को देखने वाले जो व्यक्ति हैं वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, जिनके शुरुआती दौर में बने हुए माइक्रोस्कोप से हमने सेल्स को देखना प्रारंभ करा था। स्वतः जनन का सिद्धांत पूर्णतः व्यापक था क्योंकि इसको मानने वाले जो प्रारंभ में व्यक्ति थे वो धर्मगुरु भी थे। अतः ये सिद्धांत पूरी तरीके से माना हुआ था कि जीव जो हैं अजैविक पदार्थों से उत्पन्न होते हैं। सर्वप्रथम रेड्डी ने इसके लिए कोशिश करी और रेड्डी ने क्या किया कि मांस को अच्छे से उबाला और उबालने के पश्चात उन्होंने 3 अलग अलग जारों में उनको रखा। एक जार को उन्होंने अनकवर्ड रखा, दूसरे जार को उन्होंने पर्चमेंट से ढका और तीसरे जार को उन्होंने पूरी तरीके से एक अच्छे कठोर एक कपड़े से बंद कर दिया, एयर टाइट कर दिया। उन्होंने देखा कि प्रथम जार में मैगट उत्पन्न हो गए लेकिन द्वितीय और तृतीय जार में कोई मैगट उत्पन्न नहीं हुए। प्रथम जार खुला होने के कारण मक्खियों ने इसमें आसानी से प्रवेश किया और द्वितीय और तृतीय जार ढके हुए थे तो मक्खियाँ इनके ऊपर आके बैठी और इन्हीं के ऊपर आकर अंडे दे दिए। लेकिन रेड्डी के प्रयोग को उस समय पूर्णतः मान्यता
प्राप्त नहीं हुई। स्प्लेंजानी ने भी लगभग ऐसा ही एक प्रयोग किया था और उन्होंने क्या करा कि मांस के सूप को फ्लास्क में कुछ घंटे उबाल के उसे एयर टाइट कर दिया और उन्होंने देखा कि मांस का सूप कई महीनों तक स्वच्छ रहा। लेकिन जैसे उन्होंने सील खोली तो और देखा कि उसमें जीवन के कोई अंश नहीं थे और उनकी इस सिद्धांत को काफ़ी हद तक गैलुसोइक ने आलोचना करी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जीवन को उत्पन्न करने वाली वायुदायिनी गैस जो है ऑक्सीजन, वो भी इसके अंदर उत्पन्न नहीं थी। अब पूर्णतः ये लगभग इसको मानने वाले जो सतह जनन सिद्धांत के व्यक्ति थे वो स्प्लेंजानी के सिद्धांत से संतुष्ट नहीं हुए। फ्रांस में एक वैज्ञानिक थे लुईस पाश्चर। आज भी फ्रांस में एक पाश्चर लैब है जिनका प्रयोग बहुत हद तक स्वतः जनन के सिद्धांत को पूर्ण ख़त्म कर गया। और पाश्चर वैसे तो एक केमिस्ट थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे जो बेसिकली वाइन बनती है उस वाइन में खट्टापन आ जाता था, तो उस खट्टेपन को दूर करने के लिए, उस समस्या को निदान करने के लिए उनको ये कार्य सौंपा गया था। तो उन्होंने ये कहा कि विकृत और खट्टे अल्कोहल के विभिन्न प्रतिदर्शों का उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि यीस्ट की मुकुलन अवस्थाएं और शलाका रूपी संरचनाएं उपस्थित हैं। तो ये जो यीस्ट हैं इनसे लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है और जिसके कारण शराब जो है, जो मदिरा है, वो खट्टी हो जाती है। और धीरे धीरे उन्होंने उस फर्मेंटेशन प्रोसेस में उस यीस्ट को हटाया तो जो वहाँ की वाइन थी उसका टेस्ट अपने आप डेवलप अच्छा हो गया। उसके बाद पाश्चर बहुत ज़्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनकी स्टडी के अंदर लग गए और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो आप देख रहे हैं। उन्होंने 3 फ्लास्क लिए और फ्लास्क में मांस सूप को गर्म किया। उन्होंने एक फ्लास्क की जो नलिका थी उसको लंबी रहने दी, दूसरे को उन्होंने एस शेप कर दी। उन्होंने देखा कुछ समय पश्चात जो मक्खियाँ थी वो सूप के मुंह बिल्कुल सतह पे आकर उन्होंने अंडे दे दिए। लेकिन जिस फ्लास्क की नलिका को उन्होंने घुमावदार बना दिया था, मक्खियाँ उसके अंदर आई तो सही, लेकिन उन्होंने बीच रास्ते में ही अंडे दे दिए। तो पाश्चर ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि सतह जनन सिद्धांत नहीं होता, इस पे जो जीव सतह उत्पन्न नहीं होते बल्कि उनका स्वयं का एक जनन का सिस्टम होता है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। पाश्चर की इस खोज के पश्चात एक तरीके से माइक्रोबायोलॉजी में क्रांति सी आ गई और बाद में उन्होंने पाश्चराइजेशन एक टेक्निक दी जिसके द्वारा उन्होंने पदार्थों को उबालना, पदार्थों को तेज़ तापक्रम पे गर्म करना और उसके बाद ठंडा करना, जिसे पाश्चराइजेशन कहते हैं। और इसके आधार पे जब पदार्थों को दोनों प्रोसेस से निकाल करने के बाद बहुत समय तक हम उन्हें रखा जा सकता है और वो खराब नहीं होते हैं। तो देखा जाए तो पाश्चर का जो प्रयोग था वो एक मील का पत्थर था और उन्होंने इस कार्य में पाश्चराइजेशन की जो टेक्निक आज भी हम देखते हैं जिसमें रिफाइनिंग हुई है, लेकिन आज भी वो लुईस पाश्चर की देन है। उसके बाद रॉबर्ट कोच का कार्य हम कभी नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि रॉबर्ट कोच ने महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य किए। इन्होंने संवर्धन माध्यम डेवलप किए। जो आज हम कल्चर मीडियम देखते हैं वो रॉबर्ट कोच की देनी हुई है। जो बैक्टीरिया, जिस प्रकार का बैक्टीरिया आप देखते हैं कि हमें ये मतलब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए तो वो आपको किसी कल्चर कराने के लिए बोलता है। कल्चर टेक्निक से जैसे ही उसकी कॉलोनी डेवलप होती है आप उसको टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद जैसे ही पता चल जाता है कि इस बैक्टीरिया ने आपको इन्फेक्शन दिया है तो सीधे उसी प्रकार की एंटीबायोटिक्स लगती है और समय रहते ही आपका इलाज होता है
और आप स्वस्थ हो जाते हो। तो ये जो कल्चर टेक्निक है ये रॉबर्ट कोच की ही देन है। इन्होंने रॉबर्ट कोच ने जो तपेदिक टीबी का जीवाणु है ट्यूबरकल बेसिलस, इसकी खोज का श्रेय भी है वो रॉबर्ट कोच को जाता है। रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स रोग फैलाने वाले जीवाणु की खोज की थी और रॉबर्ट कोच ने अपनी एक अवधारणा दी थी जिसके मुख्य निष्कर्ष ये हैं कि रोग के समस्त वाहकों में सूक्ष्म जीवी उपस्थित होते हैं, लेकिन स्वस्थ वाहक में सूक्ष्म जीवी अनुपस्थित होते हैं। जीवाणु या सूक्ष्म जीवियों को प्रयोगशाला में वृद्धि करवाकर इनका शुद्ध संवर्धन या कल्चर प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद एडवर्ड जेनर, जो कि एक ब्रिटिश डॉक्टर थे, एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण 1795 में खोज करी। जैसे आज के समय में हम लोग कोविड वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं, तो जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसको देने का श्रेय एडवर्ड जेनर को था। उन्होंने काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का अध्ययन किया। रोगग्रस्त काउ पॉक्स को इन्होंने वैक्सीन के रूप में यूज़ किया, टीकाकरण के यूज़ किया। उन्होंने देखा कि गोपालकों को चेचक रोग बहुत कम होता था, लेकिन काउ पॉक्स से पीड़ित गायों का दूध धोने पर इनमें चेचक के समान फोड़े हो जाते थे। जेनर ने इन फोड़ों से निकलने वाली मवाद को स्वस्थ व्यक्तियों की त्वचा पर स्थानांतरित किया तो इनमें संक्रमण हो गया, लेकिन चेचक के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न हो गई। प्रारंभ में टीका प्रणाली जो जेनर की थी उस पर लोगों को संदेह था, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट, रूस की महारानी और अमेरिका के राष्ट्रपति ने जेनर की टीकाकरण प्रणाली को अपनाया। आज भी हम सभी लोग कोविड वैक्सीन के इंतजार में हैं, क्योंकि इस समय इस महामारी का निदान सिर्फ कोविड वैक्सीन के द्वारा ही संभव है।